हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ हमारे एडवाइज़र डॉक्टर सुशील बजाज हैं, जो आप जानते हैं कि पीएचडी हैं स्टॉक मार्केट में। इनकी लिखी हुई किताबें एमबीए और एमकॉम के स्टूडेंट्स पूरे देश में पढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब आपको पहले आईपी और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अपना ओपिनियन दे चुके हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू दी शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज डॉक्टर साहब हम एक अलग बात करना चाहते हैं। मैं आजकल देखता हूँ अक्सर आई गो टू अ टीवी चैनल, आई स्टार्ट वॉचिंग सम न्यूज़, यूट्यूब चैनल्स, या कभी चैनल सर्फिंग करते हैं तो बार बार अलग अलग कंपनीज़ के आ जाते हैं। टर्म इंश्योरेंस खरीदिए, टर्म प्लान खरीदिए, ये खरीदिए, बार बार टर्म इंश्योरेंस की बहुत बात हो रही है। तो डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ दिस टर्म इंश्योरेंस, क्या है? देखिए, टर्म इंश्योरेंस एक्चुअल में एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पर एक तरफ तो कंपनी है और दूसरी तरफ हमारे पास एक इंडिविजुअल है जी। और एग्रीमेंट भी कुछ ऐसा है कि जहाँ पर कुछ कंडीशन सेट होती हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर इस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो कंपनी एक एश्योर्ड अमाउंट जो है वो उसकी फैमिली को दे देती है जी। अब कितना अमाउंट देंगे और किस पीरियड के अंदर वो डेथ होनी चाहिए, ये सारी की सारी जो हमारे पास कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो एक एग्रीमेंट के अंदर मेंशन्ड होती हैं। तो इसी को ही हम टर्म इंश्योरेंस कहकर बुलाते हैं। अब यहाँ पर ऑब्वियसली अगर कंपनी इतने बड़ा रिस्क उठा रही है कि आपके डेथ के केस के अंदर और वो आपकी फैमिली को पेमेंट देने की बात करिए तो फ्री में तो देगी नहीं जी। और जब वो आपको रिस्क लेने की लायबिलिटी ले रही है तो उसके अगेंस्ट जो पैसा चार्ज करती है उसको हम प्रीमियम कह के बुलाते हैं जी। तो टर्म इंश्योरेंस इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड एन इंडिविजुअल फॉर इंश्योर, एक तरह का कवर है ताकि उनकी फैमिली को राइट, और उसके लिए वो प्रीमियम चार्ज करते हैं। डेथ के केस के अंदर फैमिली को एटलीस्ट फाइनेंशियल फ्रंट पे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो डॉक्टर साहब, आपने एक प्रीमियम शब्द का इस्तेमाल किया। हमारे कुछ व्यूअर ने ये भी पूछा जब हमने उनको बताया कि हम इस पे बात करेंगे आपसे, कि क्या बेटर रहता है, व्हाट इज़ बेटर, रेगुलर प्रीमियम प्लान या लिमिटेड प्रीमियम प्लान, और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो रेगुलर प्रीमियम है उसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेट्स जस्ट से आपने 40 साल के पीरियड के लिए इंश्योरेंस ले लिया, इसका मतलब यह होगा कि आज से 40 साल के बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फैमिली आपकी फैमिली को एक फिक्स अमाउंट देगी जी। अगर आप रेगुलर प्रीमियम लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि 40 साल तक आप हर साल एक प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को पे करेंगे जी। लिमिटेड पीरियड में क्या होगा कि वो आपका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। जैसे कि आप चाहें तो 5 साल में ही अपना पूरा प्रीमियम दे दें। मान लो आपने 40 साल का इंश्योरेंस लिया लेकिन आपने 5 साल का अपना प्रीमियम पीरियड चूज़ कर लिया, तो मतलब आपको 5 साल ही प्रीमियम देना है, बाकी के आगे 35 साल आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, बट आपका रिस्क कवर्ड है जी। आप 10 साल का भी ले सकते हैं या 12 साल का भी ले सकते हैं। इसको हम लिमिटेड पीरियड प्लान कहते हैं जी। अब जब बात आती है कि हमें रेगुलर पीरियड लेना चाहिए या हमें लिमिटेड पीरियड लेना चाहिए, तो मेरी ओपिनियन यहाँ पर यह है कि आप अपना फाइनेंशियल जो आपका स्टेटस है उसको ध्यान में रखिए। आप ये देखो आपके पास कितना लिक्विड मनी या सरप्लस मनी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास लिमिटेड इनकम है, अगर आपके घर के खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है और हमें घर भी चलाना है, और उन सारे खर्चों को फेस करने के बाद अगर आपके पास कम पैसे बचते हैं तो आपको रेगुलर प्लान की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हम प्रेजेंट को खराब करके फ्यूचर को सिक्योर करने की बात करें तो बड़ी बेतुकी बात हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास सरप्लस फंड्स ज़्यादा हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि लिमिटेड प्लान की तरफ जाइए। मेरा इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो इस केस में क्या होता है कि अभी लायबिलिटीज़ कम होती हैं जी। एजुकेशन का खर्चा कम होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हमारी लायबिलिटीज़ फर्दर इंक्रीज होती चली जाती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप जब बच्चे छोटे हैं तो अपनी ये वाली लायबिलिटी को कवर अप करो, लिमिटेड पीरियड में अपने प्रीमियम को दे दो जी। होगा क्या, 10 या 12 साल में आपका प्रीमियम वाली लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो ये लायबिलिटी खत्म होगी, दूसरी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप प्लान करो तो अगर सरप्लस फंड्स हैं, लायबिलिटीज़ कम है तो गो फॉर लिमिटेड प्लान। अगर सरप्लस फंड्स कम है आपके पास और आपके पास लायबिलिटीज ज़्यादा हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आपको फेस करने हैं, देन गो फॉर रेगुलर प्लान। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी आमदन कम भी है तो भी आप टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। येस, दैट यू कैन डू इट इन रेगुलर प्रीमियम प्लान, या अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप लिमिटेड प्रीमियम प्लान में जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने रेगुलर इनकम प्लान की बात की, लिमिटेड प्रीमियम प्लान की बात की, नाउ द अनदर प्रॉब्लम दैट पीपल फेसेस, उनको ये समझ नहीं आता कि अपनी एज को देखते हुए, अपनी इनकम को देखते हुए, कि उनको कितने इंश्योरेंस कवर की रिक्वायरमेंट है या उनको कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए जी। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा है यहाँ पर, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रीमियम के अमाउंट के ऊपर जी। जैसे जैसे आप अपना इंश्योरेंस कवर के अमाउंट को इंक्रीज करते चले जाएंगे, आपका प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैं आपके लिए एक टेबल लेकर आया हूँ, उसको एक टेबल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे ये काम करता है जी।
सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आप पे कोई लोन तो नहीं है। जैसा कि आप इस पर्टिकुलर टेबल में मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज आपने होम लोन लिया हुआ है 20 लाख रुपीस का, तो आपकी ये लाइबिलिटी है। उसके बाद आप ये देखिए कि आपके एनुअल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितने हैं। जैसे आप इस टेबल में देख रहे हैं कि 8 लाख रुपीस आपके एक्सपेंडिचर हैं जी। और उसके बाद आपने ये कैलकुलेट करना है कि आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर कितने हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 लाख हैं जी। अब यहाँ पर जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर सस्टेंसेंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 8 लाख माइनस 3 लाख कर दिया 5 लाख। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर डेथ हो जाती है तो आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर तो खत्म हो गए, लेकिन घर को चलाने के लिए भी 5 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट तो है। अब रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि अगर आप हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को फेस करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट करो कि प्रिंसिपल अमाउंट तो आपकी इंटैक्ट रहे, लेकिन उस पर इतनी इनकम जनरेट हो जाए कि अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को आप फेस कर पाए। तो यहाँ मैंने सिंपल एफडी का एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए एफडी में 5% का आजकल इंटरेस्ट चल रहा है, तो कम से कम 1 करोड़ की तो आपको एफडी करवानी पड़ेगी। तो मतलब आपको 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट तो है। इसके अलावा आप ये देखिए कि आपकी कोई स्पेशल नीड तो नहीं है, जैसे बच्चे की एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया। मैंने एग्जांपल ले लिया है कि बच्चे की एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और मैरिज के लिए 20 लाख की। तो अगर आप टोटल करेंगे तो आपकी जो करंट लाइबिलिटी है होम लोन की वो 20 लाख की है। घर को चलाने के लिए आपको 5 लाख की इनकम चाहिए और आपको उसके लिए 1 करोड़ की एफडी करवानी होगी, और स्पेशल नीड्स है आपकी 30 लाख की, तो मतलब आपको टोटल 1.5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आप ये भी देखिए क्या आपके पास पहले कोई और एसेट या इन्वेस्टमेंट तो अवेलेबल नहीं है, जैसे आपने इक्विटी शेयर से म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं या आपने और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी है। मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि आपके पास पहले से 20 लाख की एसेट्स हैं और आपके पास एक और इंश्योरेंस पॉलिसी है 30 लाख की, मतलब 50 लाख अवेलेबल है। तो 1.5 करोड़ जो हमने पहले कैलकुलेट किया था उसमें से जो ऑलरेडी अवेलेबल एसेट्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको लेस कर दो, तो 1.5 करोड़ में से 50 लाख को अगर मैं लेस कर दूं तो हमारी रिक्वायरमेंट 1 करोड़ की आ रही है। तो सिंपल आपने यही टेबल को उठाइए, अपनी जो भी मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिया यहाँ पर अपनी वैल्यूज को रखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर लीजिए कि कितना एश्योर्ड वैल्यू आपका होना चाहिए। तो देखिए कितने आसान तरीके से आपको बताया कि आपको कितना इंश्योरेंस कवर लेना होगा, कितने का टर्म प्लान लेना होगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। ये टेबल आप देख सकते हैं बार बार क्योंकि ये वीडियो आपके पास रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली देन यू कैन कैलकुलेट दिस। डॉक्टर साहब ये तो आपने बता दिया कि इंश्योरेंस कवर कैसे निकाला जाए, कि कितने का आपको रिस्क कवर की ज़रूरत है। सवाल ये है कि कितने टर्म में, मतलब जो लोग जो सबसे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कितने साल के लिए हम खरीदें, कितना जो है पीरियड हो, वो थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। देखिए नॉर्मली तो ये कहा जाता है कि आपको ना 70 ईयर्स की एज तक का इंश्योरेंस लेना चाहिए, और उसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है कि तब तक ना बच्चे बड़े हो जाते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन मेरी थ्योरी थोड़ी अलग है इसको लेकर, और वो रीज़न है उसके पीछे का। एक तो देखो मेडिकल साइंस ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो की बात करें इंडिया में तो वो इंक्रीज हुई है। और मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है कि आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, व्हाट अबाउट योर स्पाउस। भी आप ये नहीं चाहते कि आपके जाने के बाद आपके स्पाउस को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर इन सब बातों को ध्यान में रखें तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 80 to 85 ईयर्स तक का तो इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। जी, तो 80 to 85 ईयर्स का इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने कही है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। बट नाउ देयर इज अनदर प्रॉब्लम दैट द कस्टमर्स फेस। बहुत सारी कंपनीज मार्केट में एडवर्टाइज करती हैं बार बार, और बहुत सभी कंपनीज बोलती हैं कि हम जो है बेस्ट है, हमारा जो प्लान है वो बेस्ट है। तो जब एक इंश्योरेंस कंपनी को चूज़ करें टर्म प्लान लेते हुए, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट अ पर्सन शुड कंसीडर, क्या सोचना चाहिए उसको? देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो कंपनी आप चूज़ कर रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है। क्लेम सेटलमेंट से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए किसी कंपनी ने कई सारे इंश्योरेंस सेल किए हुए हैं और उनके पास सपोज 100 क्लेम्स आ जाते हैं, मतलब 100 लोग हैं जिनकी डेथ हो गई और क्लेम आ गया, और 100 में से मान लो उन्होंने 98 ऐसे क्लेम थे जिसको क्लियर कर दिया, तो हम क्या कहेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो उसका 98% का चल रहा है। तो मतलब 2 केसेस अभी पेंडिंग है या रिजेक्ट हो गए हैं, 98 को उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन ना आजकल क्या हो रहा है कि ना कंपनीज बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि जो कस्टमर है वो भी ना हमारे पास क्लेम सेटलमेंट रेशियो को ही देखता है, इवन सेल्स एग्जीक्यूटिव भी इसी को सबसे ज़्यादा आगे लेके चलते हैं। तो आप क्या करो, इसके अलावा आप उनका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो पर भी ध्यान दो। अब कंपनीज क्या करेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कंपनी के पास 100 क्लेम आ गए। अब 100 क्लेम में से क्या हुआ कि 98 क्लेम तो छोटे छोटे थे, 2 लाख 2.5 लाख ऐसे क्लेम थे, उन्होंने सारे के सारे क्लियर कर दिए। अकॉर्डिंग टू दिस उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो 98% का हो गया। और 2 बड़े क्लेम थे मान लो 2.5 करोड़ रुपीस के, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो अब उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि उनका 98% उन्होंने क्लेम क्लियर कर दिए, क्योंकि वो छोटी अमाउंट के थे, और जो बड़ी अमाउंट का था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो बात है ना, लोग छुपाते हैं, कंपनी छुपाती हैं, तो पता लगाओ कि उस कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कैसा है। बिसाइड्स दिस
आप कंपनी की देखिए कि सॉल्वेंसी रेशो कैसी है। सॉल्वेंसी रेशो का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कल को अगर कंपनी को लायबिलिटीज फेस करनी पड़ जाए तो कंपनी का इतनी कैपेबल है, कल को बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी। तो सॉल्वेंसी रेशो कम से कम 1.5 टाइम्स तो होना ही चाहिए। और उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट चेक करो, उसका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। देखिए पोर्टफोलियो से क्या मतलब है, इंश्योरेंस कंपनी सेल करती है, प्रीमियम आता है। अब प्रीमियम जो है कंपनी खुद तो रखती नहीं है, वो फर्दर इन्वेस्ट करती है मार्केट के अंदर, इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर। तो जितना बड़ा पोर्टफोलियो होगा उतनी अच्छी कंपनी वो मानी जाती है। तो कुछ ये पैरामीटर्स हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखने चाहिए किसी भी कंपनी को चूज करते समय। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। जो सेल्स करने आते हैं, जो आपको इंश्योरेंस की सलाह देने आते हैं, जिस भी कंपनी से संबंध रखते हैं, इन चारों बातों का आप ध्यान रखें, उनसे पूछें एंड देन यू टेक योर डिसीजन कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, देयर इज ऑल्सो अनदर टर्म कॉल्ड राइडर। ये राइडर्स क्या होते हैं? क्या राइडर्स रहते हैं एक टर्म प्लान में या एक इंश्योरेंस प्लान में? देखिए नॉर्मल जो प्लेन टर्म प्लान है वो तो यही कहता है कि डेथ के केस के अंदर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं, जैसे कि मान लो नॉर्मल इंश्योरेंस 1 करोड़ का ले लिया और कंपनी कह रही है कि एक्सीडेंटल का राइडर अलग से ले लो 1 करोड़ का, मतलब अगर नेचुरल डेथ होगी तो 1 करोड़ तो है ही, लेकिन एक्सीडेंट के कोज बना डेथ का तो 1 करोड़ एक्स्ट्रा और दे देंगे। ऐसे ही हमारे पास क्रिटिकल इलनेस, टर्मिनल इलनेस, ऐसे मल्टीपल राइडर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि थोड़ा वाइजली डिसीजन लो, क्योंकि जो राइडर्स होते हैं ये आपके प्रीमियम के अमाउंट को भी इंक्रीज कर देते हैं। तो ध्यान से समझिए हर राइडर को और एक्चुअल में अपने आप से पूछिए कि वाकई आपको इसकी जरूरत है। और अगर आपको लगता है जैसे कि आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। उस केस के अंदर आप राइडर की तरफ जा सकते हो, एक्सीडेंटल राइडर की तरफ। अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसकी कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है आपको। तो आप अपनी सिचुएशन को देखिए और उसके अकॉर्डिंगली ही चूज़ कीजिए। तो राइडर्स चुनते हुए आप बहुत ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब एट द एंड ऑफ द शो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका इस टर्म इंश्योरेंस को लेकर पूरा ओपिनियन क्या है? देखिए मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, कि जो लोग टर्म प्लान लेने के लिए जाते हैं ना, वो उसको एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह कंसीडर करते हैं। सबसे पहले प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ ए हेज फंड, और आई कैन से कि ये रिस्क को कवर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। ये इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। आप जाते हैं 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेने, लेकर आ जाते हैं 4 करोड़ का, 4 करोड़ वाला 8 करोड़ का लेकर आ जाता है। कई बार हम सेल्स एग्जीक्यूटिव की बातों में भी आ जाते हैं। देखो उनका काम है, उनका टारगेट है, उनको पूरा करना है, वो गलत नहीं है अपनी जगह पर। लेकिन आपको समझना है कि जितना आप अमाउंट को इंक्रीज करेंगे आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो रिटर्न है वो कंडीशनल है कि डेथ होगी तो ही पैसे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो लेकिन जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। तो उतना ही लो सम एश्योर्ड जितना आपको रिक्वायर्ड हो, जैसा मैंने आपको टेबल की मदद से बताया। क्योंकि सारा पैसा अगर प्रीमियम में ही दे दोगे तो बाकी का पैसा फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ से लेकर आओगे? बिल्कुल। तो लिमिटेड पैसा रखो यहाँ पे, इतना कवर लो कि फाइनेंशियली फैमिली इंडिपेंडेंट रहे, और बाकी जो प्रीमियम का पैसा बच रहा है आपका उसको और अच्छे इंस्ट्रूमेंट में, म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, गोल्ड बॉन्ड में लगाओ। जी, उस पर हम जहाँ तक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात है डॉक्टर साहब, फिर वो आपसे हम बात करेंगे कि और क्या इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकते हैं। तो आप हमारे बीच में आए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू।